नमस्कार, मैं पंकज कुमार। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि लगता ही नहीं है बिहार में कोई सरकार है। ये सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और राज्य में आए दिन अपराध, हत्या, दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ गई है। इसके मद्देनजर भाकपा माले की ओर से बदलो बिहार, बदलो सरकार के नाम से एक अभियान चलाया जाएगा, जिसका नेतृत्व खुद दीपांकर भट्टाचार्य करेंगे। कार्यक्रम है मेरा, वो बदलो सरकार बदलो बिहार। तो बिहार के हर कोने से यही आवाज़ उठ रही है, बदलो सरकार। सच कहिए तो इस समय बिहार में लग ही नहीं रहा है कि कहीं कोई सरकार है भी। संपूर्ण अराजकता पूरे बिहार में, अपराध और अराजकता का ही राज चल रहा है। 20 साल पहले नीतीश जी ने नारा दिया था विकास का, सुशासन का, लेकिन पता नहीं भाजपा के साथ मिलकर के कौन सा उन्होंने रास्ता तय किया कि आज बिल्कुल विकास की जगह पर विनाश के कगार पर बिहार को पहुंचा दिया है। और सुशासन के नाम पर फिर एक बार बिहार में सामंती अपराधी ताकतों का बोलबाला, महिलाओं के ऊपर हर रोज ऐसी उत्पीड़न की घटनाएं, बच्चियों के ऊपर। इसलिए इस समय एक सरकार बने जो संविधान के आधार पर बिहार में सरकार चले, ये हमारी कोशिश है। इंडिया गठबंधन इस बार के चुनाव में पूरी एकता के साथ उतरेगा और सरकार, पिछले बार जो बहुमत नहीं मिला था, तो बिहार के तमाम मतदाताओं से, लोगों से हम अपील करेंगे इस बार एक निर्णायक बहुमत इंडिया गठबंधन को मिले और जो अराजकता का राज, भ्रष्टाचार अराजकता का जो राज बिहार में काबिज हो गया है, इससे बिहार को छुटकारा मिले। वहीं विदेश नीति को लेके दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि आज भारत विश्व में पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। जो डेलीगेशन भेजा गया था वो वापस आ गई है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा है। कोई ठोस विदेश नीति पे बढ़त नहीं मिली है। देश के पैमाने पर दो बातें फिर एक बार हम आपसे दोहराना चाहेंगे। एक तो जो 7 डेलीगेशन बाहर भेजे गए थे, सभी डेलीगेशन लौट कर आ गए। 32 देशों का दौरा 50 से ज़्यादा सांसद और अधिकारियों ने कर लिया, लेकिन जिस अलगाव में हम थे दुनिया के पैमाने पर, अभी भी उसी अलगाव में हम हैं। कहीं भी इन डेलीगेशनों के साथ किसी देश के बड़े नेता, कोई सरकार के या विदेश मंत्रालय के कोई मंत्री से मुलाकात नहीं हुई। आमतौर पर रिटायर्ड लोगों से मुलाकात हुई, कहीं कोई मेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। इसलिए तत्काल हम फिर एक बार मांगेंगे, सरकार ने तो अभी जुलाई से डेट डिक्लेयर कर दिया, लेकिन एक विशेष सत्र संसद का जो बिल्कुल पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया। दूसरा, वहीं मध्य प्रदेश में नक्सली हिंसा के नाम पे हो रही कार्रवाई पे दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि कितने नक्सली नेता सरकार के पास गिरफ्तार है, लेकिन उसको कोर्ट के पास हाजिर नहीं किया जा रहा है। ऑपरेशन कगार के नाम पर जो अभियान चल रहा है, वो एक पूरी तरह से एक्स्ट्रा जुडिशियल एक हिंसा और हत्या का अभियान साबित हो रहा है। अभी जो रिपोर्ट आ रही है कि कई माओवादी नेता सरकार के गिरफ्त में हैं, लेकिन उनको कोर्ट के हवाले करने के बजाय, कानून के हवाले करने के बजाय, हर रोज खबर आ रही है कि फर्जी मुठभेड़ में उनकी हत्या हो गई। तो कल हम 5 वामपंथी दल के नेताओं ने मिल करके प्रधानमंत्री के पास एक चिट्ठी भेजी है
माले, CPM, CPI, RSP, फॉरवर्ड ब्लॉक, पांचों पार्टी के जनरल सेक्रेटरीज ने मिलकर के हमने भेजा है कि इस पर रोक लगे और जब माओवादियों ने शांति की पेशकश की है तत्काल सरकार उनसे वार्ता करे और जो भी नेता कार्यकर्ता सरकार के हिरासत में हैं उनको कोर्ट के हवाले किया जाए। वहीं दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार अल्पमत में रहते हुए पिछले 1 साल से संविधान को कमजोर किया है, देश को कमजोर किया है और जो विदेशी मोर्चा पर लगातार देश को कमजोर करके वो विश्व में अलग थलग पड़ गया है। तो एक अलग बात है, अभी तो 1 साल की बात करिए चुनाव के बाद, और पिछले 1 साल को अगर देखा जाए तो इस 1 साल में बहुमत ना रहते हुए भी सरकार ने लगातार संविधान पर लोगों पर हमला किया और देश को कमजोर कर दिया। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार, इस सरकार के चलते हिंदुस्तान लगातार कमजोर हो रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कमजोर हो रहा है, विदेश नीति के मोर्चे पर कमजोर हो रहा है। अभी आज भी आप रिपोर्ट आपने देखा होगा कि हमारे हिंदुस्तान के एक नौजवान को अमेरिका के किसी हवाई अड्डे में किस तरह से ज़मीन पर गिरा करके उनके शरीर पर पूरा पैर रख करके अमेरिका के पूरे वहाँ के जो सिक्योरिटी फोर्सेस है एक गुलाम की तरह उनके साथ बर्ताव है। तो अब भारत के लोगों का सम्मान भी कहीं बचा नहीं। अभी मोदी जी को आप देखेंगे कि G7 के समिट में सबसे आखिर में उनको एक नौता भेजा गया जो बहुत ही अपमानजनक है और फिर भी सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया है, वहाँ जा रहे हैं। तो देश का पूरा जो स्वाभिमान, देश की संप्रभुता, देश की मजबूती हर मोर्चे पर ये कमज़ोर हो रही है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अब अपने पीठ थपथपा रही है। ये जो दावा कर रहे हैं तो लोग तो सवाल पूछ रहे हैं, सवालों का तो कहीं उनके पास जवाब नहीं है। पहलगाम के बाद भी जितने सवाल खड़े हुए, किसी सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं। जब दीपांकर भट्टाचार्य से यह पूछा गया कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में भाकपा माले कितने सीट पे लड़ रही है तो उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारे गठबंधन की तैयारी पूरे 243 सीट पे है, लेकिन भाकपा माले 40-45 सीटों पे पुरजोर तरीके से लड़ने की कोशिश करेगी, उनकी पुरजोर तैयारी है। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव का टिकट बंटवारा एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिए सरदर्द है। यदि 2020 के चुनाव को देखें तो इसमें राजद 144 सीट, कांग्रेस 70, कम्युनिस्ट पार्टी यानी भाकपा माकपा 29 सीटों पर लड़ी थी। इस बार कांग्रेस 70 सीटें मांग रही है। कम्युनिस्ट ऊपर से तो शांत दिख रही है और अभी तक चुप है। मुकेश सहनी वीआईपी की डिमांड 60 सीटों की है। राजद ने उनको जीतने वाले उम्मीदवार बताने को कहा है। यही अपेक्षा कांग्रेस से है, मतलब कि किसी भी हाल में इस बार सीट नहीं बर्बाद होनी चाहिए। फिलहाल जो सीट बंटवारे का एनडीए का फार्मूला रहा है उसके हिसाब से यदि अनुमान करें तो राजद इस बार 140 सीट, कांग्रेस 52, कम्युनिस्ट पार्टी 35 और वीआईपी को 15 सीट। इसमें थोड़ा बहुत माइनस प्लस संभव है। वैसे स्पष्ट तो तब होगा जब गठबंधन आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा करती है। हमारी तैयारी तो वैसे तो पूरे बिहार पर है और अगर साफ तौर पर अगर आप कहें अलग से तो कम से कम 40-45 सीटों पर माले की अपनी ज़मीनी तैयारी चल रही है पूरे बिहार में। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार महागठबंधन काफ़ी एकता के साथ, एक तैयारी के साथ हम लोग उतरेंगे। अभी फिर एक बार पूरे देश में महाराष्ट्र चुनाव के जो अनुभव रहा है उस पर चर्चा हो रही है और ताज्जुब की बात है कि राहुल गांधी ने जो अपने नाम से लेख लिखा था उसका परोक्ष जवाब
बिना कोई सिग्नेचर, बिना किसी तरह का कोई ऑफिशियल, एएनआई के जरिए पता चला कि चुनाव आयोग ने उसका जवाब खंडन किया है, लेकिन चुनाव आयोग के किसी साइट पर वो है नहीं, और ना ही चुनाव आयोग के किसी अधिकारी का कहीं कोई नाम भी है या ऑफिशियल किसी तरह का कोई जो आयोग का स्टेटमेंट कहा कि जब सवाल है और उन सवालों का जवाब देना चुनाव आयोग अगर ज़रूरी समझता है तो वैसे में इम्पर्सनल जवाब क्या होता है, और वो भी एक एएनआई के जरिए। यहाँ चुनाव आयोग का उनके पास अपने सोशल मीडिया है, अपने उनके दो ट्विटर अकाउंट है। ये बात तो समझ में नहीं आ रही है। सवाल तो बड़े गंभीर थे और उन सवालों का जवाब तो चाहिए। 5 साल में जितने वोटर बढ़े, 5 महीने में उससे ज़्यादा बढ़ गए। पूरे महाराष्ट्र का जो एडल्ट पॉपुलेशन है, उस एडल्ट पॉपुलेशन से ज़्यादा वोटरों की संख्या हो गई। ये तो ऐसे ऐसे सवाल है जिन सवालों का अगर जवाब नहीं मिलेगा तो चुनाव पर लोगों का कोई भरोसा बचेगा नहीं। इसीलिए हम तो चाहते हैं कि बिहार चुनाव से पहले ये ज़रूरी है कि महाराष्ट्र के चुनाव पर जो गंभीर सवाल उठे हैं, उन सारे सवालों का संतोषजनक जवाब चुनाव आयोग की ओर से देश के मतदाताओं को मिले।